this is Nikita Vaid, and in this video we are going to do a question on determination of production planning, determination of optimum product mix, right? E Limited is engaged in the manufacturing of 3 products in its factory. The following budget estimates are prepared for 2014-15. E Limited किस में engaged है? 3 प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तीनों प्रोडक्ट के बजट एस्टिमेट दिए हुए हैं फॉर 2014-15। 14-15 का बजट दिया है, मतलब हम 13-14 में, राइट। मैंने ईयर चेंज नहीं किया हुआ है, हम 13-14 में और 14-15 के बजट दिए हुए हैं। प्रोडक्ट्स ए बी सी, सेल्स यूनिट 10,000 ए की, बी की 25,000 और सी की 20,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40, 75, 85, राइट। लेस डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 10, 14, 18। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट @2 पर आवर, राइट। डायरेक्ट वेजेस क्या है? @2 पर आवर, और पर यूनिट का कितना है? 8 रुपीज। पर यूनिट का 8 रुपीज है और ₹2 पर आवर है। सो कितने आवर्स लगेंगे एक यूनिट को? 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आवर्स। इसकी बी की एक यूनिट को 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 आवर्स। सी की एक यूनिट को 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 आवर्स, राइट। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है और फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है, राइट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से ये सारे वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट या लॉस आ गया। ए में लॉस आया और बी और सी में प्रॉफिट आया 22 और 27 रुपीज का पर यूनिट। After the finalization of the above manufacturing schedule, it is observed that presently only 80% capacity being utilized by these 3 products. ठीक है, ऊपर जो शेड्यूल है उसके फाइनलाइजेशन के बाद ऑब्जर्व किया कि अभी सिर्फ 80% कैपेसिटी यूज हो रही है तीनों प्रोडक्ट मिला के। 100% कैपेसिटी यूज नहीं हो रही है, सिर्फ कितनी यूज हो रही है? 80% कैपेसिटी। The production activities are made at the same platform and it may be interchangeable among products according to requirement, right? प्रोडक्शन एक्टिविटीज सेम प्लेटफॉर्म पे है और इंटरचेंजेबल है प्रोडक्ट, राइट। फैसिलिटीज और सारा कुछ सेम है, सेम प्लेटफॉर्म है, राइट। अगर अलग अलग फैसिलिटीज लगती, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते तो ए की जगह बी की जगह सी बना नहीं पाते, लेकिन ये तीनों ही प्रोडक्ट सेम प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, इंटरचेंजेबल है। In order to improve the profitability of the company, the following 3 proposals are put for consideration. अगर आपको क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करनी है कंपनी की, तो 3 प्रपोजल दिए गए हैं। पहला प्रपोजल, discontinue product A and capacity released may be used for either product B or C or equally shared. Discontinue कर दो product A। क्यों? दिख रहा है यहाँ पे लॉस आ रहा है पर यूनिट 2 रुपीज का, इसलिए सोचा होगा कि डिसकंटिन्यू कर दो प्रोडक्ट ए, और जो कैपेसिटी रिलीज हो रही है ए की, कुछ आवर्स रिलीज होंगे जब ए डिसकंटिन्यू होगा, तो उस कैपेसिटी में क्या बनाओ? बी और सी बनाओ, या फिर इक्वली शेयर कर दो, आधा बी आधा सी, राइट। फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इज अवॉइडेबल, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है ए का वो अवॉइडेबल है। मतलब अगर ए नहीं बनेगा तो इसका फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लगेगा, उसके फिक्स कॉस्ट नहीं लगेंगे अगर ए नहीं बनेगा तो। लेकिन जो कैपेसिटी रिलीज होगी उसमें आइदर बी और सी या फिर इक्वली बी और सी बनाओ। Expected changes in material cost and selling price subject to the utilization of product A's capacity are as under. Expected change in material and selling price, क्यों होगा B और C का expected change in material and selling price? Because वो क्या कर रहे हैं? A की कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। A की कैपेसिटी यूज करने से मटेरियल और सेलिंग प्राइस में चेंज होगा। मटेरियल की कॉस्ट प्रोडक्ट B के लिए 10% से बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 2% से रिड्यूस हो जाएगा। और प्रोडक्ट सी में मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 5% से और सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगा 5% से। ये देखिए कि ए की कैपेसिटी का यूज करने से बी का मटेरियल कॉस्ट बढ़ा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई, और सी का भी मटेरियल कॉस्ट बढ़ा और सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुई। तो आप देखिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें कि पूरा ही प्रोडक्ट बी है और पूरा ही प्रोडक्ट सी है, मतलब जो पहले बन रहा था और अब जो नए बन रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट बी और टोटल प्रोडक्ट सी का मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया और सेलिंग प्राइस कम हो गई, ठीक है। टोटल मतलब सिर्फ ए की जो कैपेसिटी रिलीज हुई उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं बी और सी, वो नहीं, टोटल पूरे ही जो पहले भी बन रहे थे, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है कि ऐसा सोचिए, ऐसा अजम्पशन लीजिए कि टोटल जो प्रोडक्ट है बी के यूनिट्स और प्रोडक्ट सी के यूनिट्स, वो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया। या दूसरा ऑप्शन ये अजम्पशन है कि जो सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट्स बन रहे हैं ए की कैपेसिटी यूज करके, उसमें मटेरियल कॉस्ट बढ़ा और सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ, बाकी सेम है। बाकी के प्रोडक्ट के लिए मटेरियल कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम है, सिर्फ ए की कैपेसिटी यूज करने से जो प्रोडक्ट बी और सी बने उसमें मटेरियल कॉस्ट बना और सेलिंग प्राइस कम हुआ। 2 अजम्पशन हो गए, ठीक है।
क्योंकि क्लियर नहीं है कि कितने यूनिट्स के मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस कम होगी, टोटल के या फिर जो सिर्फ एक ही कैपेसिटी यूज करके बन रहे हैं उसके, राइट। नाउ discontinue product A and divert the capacity so released and the idle capacity to produce a new product D for meeting export demand whose per unit data are as follows. क्या करिए, डिसकंटिन्यू करिए प्रोडक्ट ए, राइट, प्रोडक्ट ए डिसकंटिन्यू करिए, उसमें लॉस हो रहा है तो इसलिए सोचा इसको डिसकंटिन्यू करें, और जो कैपेसिटी रिलीज होगी प्लस स्पेयर कैपेसिटी जो रिलीज होगी ए के डिसकंटिन्यू होने से वो, प्लस स्पेयर कैपेसिटी कौन सी, 80% कैपेसिटी का यूज हो रहा है तो जो 20% स्पेयर कैपेसिटी है वो, प्लस ए की जो रिलीज कैपेसिटी है वो, मिलके क्या बनाओ, प्रोडक्ट डी बनाओ जिसकी क्या है, एक्सपोर्ट डिमांड है। ठीक है, अब डी की इन्फॉर्मेशन दी है, सेलिंग प्राइस ₹60 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल ₹28 पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस @3 पर आवर। ठीक है, एक यूनिट का 12 रुपीज और 3 पर आवर, यानी कितने आवर्स लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे, 12 रुपीज पर यूनिट और ₹3 पर आवर, यानी 4 आवर्स लगेंगे। वेरिएबल ओवरहेड 6 और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल है 1,05,500, राइट। ये क्या है कि ए की स्पेयर कैपेसिटी, ए की रिलीज कैपेसिटी और जो स्पेयर कैपेसिटी है 20%, उससे मिला के प्रोडक्ट डी बनाओ, उसकी डिटेल्स दी हुई है। ये सेकेंड प्रपोजल। थर्ड प्रपोजल क्या है, Product A, B, C are continuously run and hire out the idle capacity, fixing a price in such a way that the same rate of profit per direct labor hour is obtained in the original budget estimate. क्या करना है, A, B, C का प्रोडक्शन तो सेम चलता ही रहेगा, A का जो चल रहा है, B का जो चल रहा है, C का जो चल रहा है, लेकिन जो स्पेयर कैपेसिटी है, कौन सी स्पेयर कैपेसिटी मैम, ये जो 20% की स्पेयर कैपेसिटी है, क्योंकि सिर्फ 80% कैपेसिटी ही यूज हुई है A, B, C बनाने में, तो A, B, C तो बनते रहेंगे, लेकिन जो स्पेयर कैपेसिटी है वो आप क्या कर देंगे, हायर आउट कर देंगे। कैसे हायर आउट करेंगे, वो रेट पे करेंगे जो, कौन सा रेट, प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर का, प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर का जो ओरिजिनल बजट एस्टीमेट में रेट था। प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर जो ओरिजिनल बजट एस्टीमेट में था, प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर वो अर्न करें, ठीक है, उतना उस रेट पे हम क्या देंगे, आइडल कैपेसिटी। हायर आउट द आइडल कैपेसिटी फिक्सिंग अ प्राइस इन सच अ वे दैट सेम रेट ऑफ प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर इज ऑब्टेन। ठीक है, वो जो आइडल कैपेसिटी है उसको उस रेट में देंगे कि प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, जो आपका ओरिजिनल बजट एस्टिमेट में था उतना है, राइट। तो ये 3 प्रपोजल हो गए। अभी रिक्वायर्ड क्या है, prepare a statement of profitability of product A, B and C in existing situation। आपको अभी जो situation है proposals के पहले, वो आपको क्या करना है, statement of profitability बनानी है। Second, evaluate the above proposals independently and calculate the overall profitability of the company under each proposal। आपको क्या करना है, तीनों proposal को independently evaluate करना है और overall profitability बतानी है कंपनी की under each proposal। प्रपोजल ए को इवेल्युएट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे कंपनी की, 2 को इवेल्युएट करेंगे, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे कंपनी की, 3 को इवेल्युएट करेंगे, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे कंपनी की। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, व्हाट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड इफ द कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। आपको कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कंपनी को क्या करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो बेसिकली देखिए, पहला, prepare a statement of profitability of product A, B and C in existing situation। अभी की situation में आपको क्या बनाना है, statement of profitability ठीक है। so A, B, C and here particulars। कैसे बनाएंगे, देखिए, पहला कौन सा, सेलिंग प्राइस, क्या है, अमाउंट इन रुपीज है। सेलिंग प्राइस कितना है देखेंगे, सेलिंग प्राइस है 40, 75, 85 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल देख लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 10 + 8 + 8 26, ठीक है, 26 हुई प्रोडक्ट ए की, प्रोडक्ट बी की 14 + 16 + 14 + 12 + 9, 16 कहाँ देख ली,
कितने 35 और प्रोडक्ट सी का वेरिएबल कॉस्ट 18 + 10 + 10 यानी 38 और उसके बाद सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। उसमें से क्या करना होगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करना होगा, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ऐसे बनेगा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना 40, 75, 85। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड तीनों का टोटल कर लिया। सो 26, 35 और 38। क्या निकल गया इससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए माइनस बी 14, 40 और 47। ठीक है। अभी सेल्स यूनिट कितनी है आपके पास, स्टेटमेंट में सबसे ऊपर दिया हुआ है सेल्स यूनिट 10,000, 25,000 और 20,000, राइट। और 20,000 तो कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया 14 × 10,000 1,40,000, 40 × 25,000 10 लाख, राइट। 47 × 20,000 कितना हो गया 9,40,000। ये टोटल का भी एक कॉलम है, आप अच्छे से बना लीजिएगा, मैंने अच्छे से नहीं बनाया। टोटल 1,40,000 + 10 लाख + 9,14,000। सो 9,40,000 + 1,40,000 कितना हो गया 20,80,000। ठीक है, 20,80,000 हो गया कंट्रीब्यूशन। कैसे आया ये, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स यूनिट्स में, तो कितना आ गया सी × डी कंट्रीब्यूशन। अभी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किए। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 16, 18, 20। सो 16 × 10,000 होगा फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे 18 × 25,000, यहाँ पे 20 × 20,000, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आया, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल्स यूनिट, राइट। जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई इनटू फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आया, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स, जितनी यूनिट्स बनी इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। सो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पहले की कितनी है 10 इनटू टोटल यूनिट्स कितनी बनी 10,000, राइट। सॉरी, पहले की फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 16 और टोटल यूनिट्स कितनी बनी 10,000। सो 16 × 10,000 1,60,000, राइट। दूसरे में भी ऐसे ही फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स, तो आंसर आएगा 4,50,000। तीसरे में भी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स, आंसर आएगा 4 लाख। टोटल कितना है 1,60,000 + 4,50,000 + 4 लाख। सो 8,50,000 + 1,60,000 कितना आया 10,10,000, राइट। सो प्रॉफिट और लॉस कितना आया जी, प्रॉफिट और लॉस कितना आया, कंट्रीब्यूशन ई माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एफ। 1,40,000 - 1,60,000 20,000 लॉस आया। 10 लाख - 4,50,000 5,50,000 प्रॉफिट आया। 9,40,000 - 4 लाख 5,40,000 प्रॉफिट आया। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है वह 20,80,000 का कंट्रीब्यूशन माइनस 10,10,000 का क्या फिक्स कॉस्ट, तो 10,70,000 का क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस हुआ। ऐसे भी निकल जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। 540 + 540 5,90,000 - 20,000 5,70,000। सो टोटल प्रॉफिट कितना आया 10,70,000 का। ये टोटल का कॉलम आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से नहीं बना रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बन गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके
उसमें यूनिट्स इनटू की तो कंट्रीब्यूशन टोटल आ गया माइनस फिक्स कॉस्ट क्या, फिक्स कॉस्ट कैसे आया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनटू जितनी यूनिट्स बनी है वो, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, प्रॉफिट या लॉस। सो ए का लॉस आया 20,000, बी का प्रॉफिट आया 5,50,000 और सी का प्रॉफिट आया 5,40,000। टोटल आ गया बी और सी का प्रॉफिट ऐड माइनस लॉस है 20,000 का, सो 10,70,000। उसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, ये टोटल कंट्रीब्यूशन 20,80,000 का माइनस 10,000 का क्या फिक्स कॉस्ट, तो क्या आया 10,70,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो पहला आपका बन गया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। दूसरा कि तीनों प्रपोजल को आप क्या करो, प्रपोजल को क्या करो, इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करो और पूरे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बताओ। सो पहले प्रपोजल ए, प्रपोजल ए में क्या करना है आपको, बेसिकली प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करना है, उसकी जो कैपेसिटी रिलीज हुई वो बी और सी में यूज होगी। तो इसमें क्या है, इसमें जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है, अर्स है। मैम अर्स क्यों है लिमिटिंग फैक्टर, जब प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू किया तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी रिलीज होगी, ठीक है। जब प्रोडक्ट ए को क्या किया, डिसकंटिन्यू किया, राइट, डिसकंटिन्यू किया तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी रिलीज होगी अर्स में। तो जब बी बनाना है और सी बनाना है तो हम वो बनाएंगे जिसमें कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा हो। ऑफ कोर्स जो कैपेसिटी अर्स में रिलीज हुई है वो लिमिटेड है, तो हमको ऐसी चीज बनानी है कि कम से कम घंटों में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, मतलब कंट्रीब्यूशन पर आवर बी या सी में जिसमें ज्यादा होगा या इक्वली शेयर में जिसमें भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा, हम वो बनाएंगे, ठीक है। सो देखिए प्रपोजल ए, अर्स रिलीज्ड ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है। प्रोडक्ट ए के डिसकंटिन्यू होने से आर्स रिलीज होंगे। कितने आर्स रिलीज होंगे, देखिए कितने बन रहे थे यूनिट्स ए के, 10,000 यूनिट्स बन रहे थे, राइट, 10,000 यूनिट्स बन रहे थे ए के, और उसमें देखिए 10,000 यूनिट्स बन रहे थे ए के, और हर एक यूनिट को कितने घंटे लग रहे थे, 4 आवर्स। कैसे निकाला आपने, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस ₹8 पर आवर है और ₹2 पर आवर का रेट है, तो कितने आवर्स लगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आवर्स लगे एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने, 10,000 इंटू 4, तो रिलीज कितने हुए आवर्स, 40,000 आवर्स रिलीज हुए। कैसे, 10,000 इंटू 4, राइट। फोर आवर्स पर यूनिट, तो कितने आवर्स रिलीज हुए, 40,000 आवर्स, इतने आवर्स रिलीज हुए। नाउ अब इससे क्या बनेगा, बी बनेगा पूरा या सी बनेगा पूरा या फिर बी और सी इक्वली बनेगा। अभी ये देखेंगे कि बी के एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं और सी के एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मैंने कर दिया था कि आपको टोटल लग रहे हैं ₹12 पर यूनिट और ₹2 पर आवर का रेट है, सो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आवर्स, और सी को कितने लग रहे हैं 5 आवर्स। अभी कितने आवर्स रिलीज हुए हैं, 40,000 आवर्स रिलीज हुए हैं, राइट, 40,000 आवर्स रिलीज हुए हैं, और एक यूनिट को कितने आवर लगते हैं, बी की 6 आवर लगते हैं, तो कितनी यूनिट्स बनेगी, 40,000 डिवाइडेड बाय सी, सो नंबर ऑफ यूनिट्स पॉसिबल, बी की कितनी यूनिट पॉसिबल है, सी की कितनी यूनिट पॉसिबल है, और बी और सी की कितनी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी पॉसिबल है, 40,000 आवर्स रिलीज हुए डिवाइडेड बाय ₹6 पर आवर, सॉरी 6 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को, 6 आवर पर यूनिट लगते हैं, और 40,000 आवर्स, 40,000 आवर्स रिलीज हुए और 6 आवर लगते हैं पर यूनिट को, तो कितनी यूनिट बनेगी, 6,666 यूनिट्स। सी की अगर सी बनाना है तो देखिए ए की 40,000 आवर्स रिलीज हुए और एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितने बनेंगे, 8,000 यूनिट्स बनेगी सी की। और अगर दोनों बी और सी बनाना है इक्वली तो कैसे करेंगे, 20,000 आवर्स बी के डिवाइडेड बाय 6 आवर्स पर यूनिट एंड 20,000 आवर्स सी के डिवाइडेड बाय 5 आवर्स पर यूनिट, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 6 यानी 3,333 यूनिट्स बनेगी बी की, एंड 20,000 डिवाइडेड बाय 5
कितनी यूनिट्स? 4000 यूनिट्स बनेगी सी की। समझ में आ गया आपको? क्या ऑप्शन है कि 40,000 आवर्स से सिर्फ बी बनेंगे तो 6 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, तो 6,666 यूनिट्स। 40,000 आवर्स से सिर्फ सी बनेंगे, 5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को, सो 8,000 यूनिट्स। और 40,000 आवर्स में बी और सी इक्वली बनेंगे, सो 20,000 आवर्स से बी, 20,000 आवर्स से सी, सो बी को लगेंगे 6 आवर्स यानी 3,333 यूनिट्स बनेगी, और सी को लगेंगे 5 आवर्स यानी 4,000 यूनिट्स लगेगी सी की, राइट, बनेगी। सो अब ये देखिए कि इसमें आपको क्या बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, या बी और सी दोनों बनाना है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन पर आवर किस में ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ए की जो कैपेसिटी रिलीज हुई है वो है 40,000 आवर्स, लिमिटेड है कैपेसिटी, तो कम से कम आवर्स में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसका होगा, बी का होगा या सी का होगा, तो वो पहले बनाएंगे, राइट, वो पूरा बनाएंगे 40,000 आवर्स में। नाउ रिवाइज्ड contribution of product B and C। रिवाइज कंट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि आपको बोलना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा जिसका होगा, लेकिन यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? बिकॉज प्रपोजल ए के हिसाब से जब ए की कैपेसिटी यूज़ करेगा बी और सी तो दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, या तो पूरा बी और सी की टोटल यूनिट्स का मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा, या फिर जो यूटिलाइज कर रहे हैं, एक ही कैपेसिटी जो यूटिलाइज कर रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स का क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा, राइट। ये दो ऑप्शन हमने एज्यूम किए, उन्होंने तो बस यही बोला है कि ए की कैपेसिटी रिलीज हो रही है और बी और सी का क्या हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, तो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, बिकॉज मशीन आवर इज लिमिटिंग फैक्टर, वो ज्यादा हो वो प्रोडक्ट आप बनाएंगे। सो सेलिंग प्राइस क्या 75 था और उसमें 2% माइनस किया, 75 माइनस 2%, सो कितना आ गया 73.5। इसका कितना था 85 था और इसमें 5% माइनस किया तो कितना आ गया 80.75। क्या अमाउंट किस में है? रुपीज में, राइट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट लेस डायरेक्ट मटेरियल, राइट। डायरेक्ट मटेरियल कितना देखते हैं प्रपोजल ए में जाके, कितने से इंक्रीज होगा मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय प्रपोजल ए में, मटेरियल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 10% बी का और सी का 5%, ठीक है। था कितना बी का? बी का था 14 और सी का था 18, राइट। 14 और 18 था और 10 और 5% इंक्रीज होगा। सॉरी, आपको इंक्रीज नहीं हाँ, आपको इंक्रीज ही देखना था, राइट। सो 14 था और 10% इंक्रीज हो गया, नहीं 14 प्लस 10% कितना 15.4, और यहाँ पे 18 था और कितना 5% इंक्रीज हो गया, 18 प्लस 5% यानी 18.9। सो ये क्या हो गया डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कितना है जो दिया था पहले स्टेटमेंट में वही 12 और 10। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं जो पहले स्टेटमेंट में दिए थे वही 9 और 10। सो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन ये न्यू कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये कितना हुआ 73.5 माइनस 15.4 माइनस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 37.10। सी का कितना 80.75 माइनस 18.9 माइनस 10 कितना हुआ 41.85। ये क्या हो गया कंट्रीब्यूशन न्यू पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन हुआ। अब आप क्या निकालेंगे नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट। कितना लगता है बी के एक यूनिट को नंबर ऑफ आवर्स 6 और सी की एक यूनिट को 5। सो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना लगेगा 37.1 डिवाइडेड बाय 6 कितना 6.183 और यहाँ 41.85 डिवाइडेड बाय 5 कितना 8.37। सो प्रोड्यूस सी। क्यों?
कंट्रीब्यूशन पर आवर इज मोर, ठीक है, पर आवर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आपको क्या प्रोड्यूस करना है, सी प्रोड्यूस करना है। अभी सी प्रोड्यूस करना है तो दो ऑप्शन है कि पूरी क्वांटिटी सी की, कौन सी पूरी क्वांटिटी सी की, देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी पूरी क्वांटिटी। सी की पहले कितनी डिमांड थी, कितनी क्वांटिटी सेल हो रही थी, पहले डिमांड थी 20,000 यूनिट्स, ठीक है, 20,000 यूनिट्स सेल्स वॉल्यूम था किसका, सी का। और अभी नए कितने बन रहे हैं, 40,000 आवर्स डिवाइडेड बाय कितना, 5 ईयर्स, 8,000 यूनिट और बन रही है। देखिए पहले डिमांड कितनी थी सी की, 20,000 यूनिट्स की, और अभी नया कितना बन जाएगा, अगर सी बनाना है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन था पूरा बी बनाओ, पूरा सी बनाओ, या इक्वली बी और सी बनाओ, लेकिन सी का क्या है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज्यादा है, तो आप क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। सी की कितनी यूनिट बन जाएगी, 8,000 यूनिट बन जाएगी। पहले सी की डिमांड कितनी थी, 20,000 यूनिट, तो पूरा 28,000 यूनिट में ये अप्लाई होगा कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ और मटेरियल कॉस्ट बढ़ा, या फिर क्या होगा कि सिर्फ नए 8,000 यूनिट जो मटेरियल ए के कैपेसिटी रिलीज से बनी उसमें मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा और क्या होगा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा। ये दो ऑप्शन है, ठीक है। सो वेट अ मिनट, दो ऑप्शन है, राइट। पहला प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है ये ना, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट किसका, प्रपोजल ए का, राइट। वेट अ मिनट, प्रपोजल ए का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, उसमें ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1, और ये क्या है, ऑप्शन 2। उसमें ऑप्शन 1 क्या है कि कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस चेंजेस फॉर एंटायर प्रोडक्शन, और ऑप्शन 2 क्या है, चेंजेस फॉर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, ठीक है। दो ऑप्शन है, ये प्रपोजल ए के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, उसमें भी दो ऑप्शन है, दो अजम्पशन हो सकते हैं कि पूरे का पूरा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस चेंज हो 28,000 यूनिट के लिए, और दूसरा सिर्फ 8,000 यूनिट्स के लिए, राइट, पर्टिकुलर्स। सो सेल्स वॉल्यूम, पहले यही बेसिक डिफरेंस है कि इसमें 28,000 यूनिट के लिए हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, इसमें 8,000 यूनिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है ये देखेंगे। देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने न्यू निकाला है जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। सी का कितना है, 41.85 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। सो 41.85 पर यूनिट। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो सेल्स वॉल्यूम इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 41.85 इंटू 28,000 कितना, 1171,800, मतलब 11,71,800, और दूसरा क्या 8,000 से जब इंटू करेंगे सो 3,34,800, ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर क्या आया, फिक्स्ड कॉस्ट आई, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएंगे, देखिए आपके पास लिखा हुआ था कि अगर ए डिसकंटिन्यू होगा तो ए का जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, अवॉइडेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी लगेगी, सी की फिक्स कॉस्ट लगेगी। सी की फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में पहले निकाला हुआ है। सी की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4 लाख, राइट, 20,000 यूनिट्स है और 20 क्या है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। सो 20 इंटू 20,000 कितनी है फिक्स कॉस्ट, 4 लाख रुपीज,
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनटू जितना प्रोडक्शन हुआ कर देंगे इनटू, तो क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट टोटल आ जाएगी। सो यहाँ पे 4 लाख माइनस हुआ, यहाँ पे भी 4 लाख माइनस हुआ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 11,71,800 माइनस 4 लाख, कितना 7,71,800, और यहाँ 3,34,800 माइनस 4 लाख, कितना आया। चेंजेस फॉर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा। चेंजेस फॉर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन में क्यों फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी लग गया है, राइट। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कहाँ लग गया है, ऑलरेडी जब पूरा प्रोडक्शन कर रहे थे 20,000 यूनिट्स ऑफ किसका, सी का, तब ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट लग गया है। अभी इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, ए बनना बंद हो गया, ए का फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है, अभी इसी में क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कब लगेगा, जब टोटल प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। तो कितना है यहाँ पे प्रॉफिट, 3,34,800। पार्डन फॉर माई मिस्टेक कि मैंने यहाँ फिक्स कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, जो टोटल कुछ भी नहीं लिखा कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा तो सी कि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी लगेगा। ए बनना बंद हुआ, ए का फिक्स कॉस्ट बंद हो गया, लेकिन सी जब बन रहा था तब भी उतना फिक्स कॉस्ट लग रहा था, अभी कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, राइट। सो अभी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ये किसका आ गया, सी का, ऑफ सी। नाउ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ऑफ, क्योंकि आप कंपनी का निकाल रहे हैं पूरा प्रॉफिट, ऑफ ए ऑफ बी, ए का नहीं, ए डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तभी सी बना रहे हैं। अभी बी का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 5,50,000, ये हमने स्टेटमेंट जो बनाया है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर पे, उसमें निकला है कि प्रॉफिट कितना है, 5,50,000। सो टोटल प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट ऑफ सी ई प्लस प्रॉफिट ऑफ बी एफ, 7,71,800 प्लस 5,50,000, टोटल कितना हुआ, 13,21,800, और ये ऑप्शन 2 में 3,34,800 प्लस 5,50,000, तो कितना हुआ, ये देखिए यहाँ पे जब हम चेंजेस फॉर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ऑफ बी भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट ऑफ सी भी आएगा। क्यों आएगा प्रॉफिट ऑफ सी, क्योंकि ये सिर्फ क्या है 80,000 यूनिट्स के लिए, लेकिन बाकी के 20,000 यूनिट तो बन गए हैं, उसका प्रॉफिट है 5,40,000, राइट। सो प्लस 5,40,000, बेसिकली 14,24,800। आपको समझ आया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या किया, आपने सेल्स वॉल्यूम किया, दो ऑप्शन है, 28,000 यूनिट बन सकते हैं, 8,000 यूनिट, यानी ये जो मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो चेंजेस है वो या पूरे के पूरे यूनिट्स में है या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटल यूनिट्स में। तो इसके लिए आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दिया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसको यूनिट से इनटू कर दिया। माइनस फिक्स कॉस्ट जब किया तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं होगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा। क्यों, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट लग रहा है 4 लाख का, ठीक है। अभी उसके बाद प्रॉफिट ऑफ सी निकल गया यहाँ पे, अभी हमको पूरी कंपनी का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ऑफ सी प्लस प्रॉफिट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ए तो बन ही नहीं रहा, डिसकंटिन्यू होगा, तो प्रॉफिट ऑफ बी ऐड कर देंगे, इसमें प्रॉफिट ऑफ बी सी एक और बार ऐड होगा, ये जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8,000 यूनिट्स का प्रॉफिट निकला है, कितने यूनिट्स का प्रॉफिट निकला है, 8,000 यूनिट्स का प्रॉफिट निकला है, बाकी के 20,000 यूनिट्स का प्रॉफिट आपने जो 1 नंबर के सॉल्यूशन में स्टेटमेंट में निकाला था 5,40,000 यूनिट्स, जहां पे ये 5,50,000 रुपीज निकला है, वहीं पे 5,40,000 रुपीज निकला था 20,000 यूनिट्स जो सी की है उसका प्रॉफिट, तो वो भी ऐड करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ 8,000 यूनिट का प्रॉफिट है, ये 28,000 यूनिट का प्रॉफिट है, ठीक है, प्लस बी का प्रॉफिट, लेकिन ये तो सिर्फ 8,000 यूनिट का प्रॉफिट है, प्लस बी का प्रॉफिट, लेकिन 20,000 यूनिट का प्रॉफिट बचा है 5,40,000, इसमें फिक्स कॉस्ट माइनस है, 5,40,000 जो प्रॉफिट है वो फिक्स कॉस्ट माइनस करके है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वहां लगेगी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगी। तो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 13,21,800 और 14,24,800, ये दोनों का ऐड करके और यहाँ पे ये तीनों को ऐड करके, ठीक है। ये प्रपोजल क्या हो गया, ए हो गया। अभी प्रपोजल बी, प्रपोजल बी में क्या बोला है कि ए की स्पेयर कैपेसिटी जो निकली वो
ए की जो एक्सेस डिसकंटिन्यू करके कैपेसिटी निकलेगी वो प्लस स्पेयर कैपेसिटी से क्या बनाएंगे आप, प्रोडक्ट डी बनाएंगे जो एक्सपोर्ट के काम आएगा। तो आप देखिए कि स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 80% है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है डिवाइडेड बाय 80% कर देंगे तो 100% कैपेसिटी आ जाएगी, इनटू 20% कर दिए तो क्या आ जाएगी, स्पेयर कैपेसिटी। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, ए कितने बन रहे हैं, 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, और ए की 10,000 यूनिट्स, एक यूनिट को कितने लग रहे हैं, 6 आवर्स लग रहे हैं, राइट। ये क्या हो गया, ए का हो गया, प्लस बी की कितने यूनिट्स बन रही है, 20,000 यूनिट्स बन रही है, सॉरी रुकिए मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितने आवर्स लगेंगे पर यूनिट ए को, बी को और सी को। ए की देखिए कितने यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स, और आवर्स पर यूनिट 4, बी की 25,000 यूनिट्स, आर पर यूनिट 6, सी की 20,000 यूनिट्स, आर पर यूनिट 5, तो यूनिट्स इनटू आर पर यूनिट, ठीक है, प्लस टोटल यूनिट्स इनटू आर पर यूनिट, प्लस टोटल यूनिट इनटू आर पर यूनिट, ऐसा ए बी और सी का तीनों का कर लिया तो क्या आ जाएगा, टोटल आवर्स आ जाएंगे। जो टोटल आवर्स आ जाएंगे ये क्या है, 80% कैपेसिटी है, राइट, क्वेश्चन में दिया है, तो आपको क्या करना है, 100% कैपेसिटी निकालनी है, और फिर क्या करना है, 20% कैपेसिटी निकालनी है। आपको समझ में आ गया, या फिर सीधे 80% ये है तो 20% कितना है, राइट। 10,000 यूनिट्स है ए की, और एक यूनिट को कितने आवर्स लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं पर यूनिट, तो ये क्या हो गया, ए का, प्लस 25,000 यूनिट्स है बी की, आवर्स पर यूनिट कितनी लग रही है, 6 आवर पर यूनिट, प्लस 20,000 यूनिट्स है सी की, इंटू आवर्स पर यूनिट कितनी लग रही है, 5 आवर्स पर यूनिट, ठीक है, ये क्या है, सी। तो टोटल आवर्स कितने हैं, टोटल कैपेसिटी 10,000 इंटू 4, 40,000, ये क्या हो गया, ए का, प्लस 25,000 बी के बन रहे थे, एक यूनिट को कितने 6 आवर्स लगते हैं, तो टोटल 1,50,000, प्लस सी की 20,000 यूनिट बन रही है और 5 आवर्स लगती है पर यूनिट, तो कितने आवर्स, 1 लाख आवर्स, राइट, टोटल 2,90,000 आवर्स। ये क्या है जो 2,90,000 आवर्स है, ये 80% कैपेसिटी है, डिवाइडेड बाय 80, सो 20% कैपेसिटी कितनी हुई, 20% कैपेसिटी हुई 72,500 आवर्स। समझ में आया आपको, 20% कैपेसिटी कैसे निकाले, 20% कैपेसिटी ऐसे निकाले कि ये जो 2,90,000 है, अगर ये 80% है, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, सो 20% कैपेसिटी क्या होगी, 2,90,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, 72,500 आवर्स। ये क्या हो गई, स्पेयर कैपेसिटी हो गई, राइट। सो कैपेसिटी फॉर डी कितनी, 72,500, ये क्या हो गई, स्पेयर, प्लस 40,000 से हो गई ये ए की कैपेसिटी हो गई। सो बेसिकली 72,500 प्लस 40,000 हो गई 1,12,500 आवर्स। ये क्या हो गई, डी के लिए कैपेसिटी। आपको बोला था स्पेयर कैपेसिटी जो है हमारी टोटल ऑर्गेनाइजेशन की स्पेयर कैपेसिटी कितनी, 20%। अगर 80% ये है, 80% यानी ए बी और सी की टोटल कैपेसिटी 80% है, तो 20% कितनी है, 72,500। और ए की कैपेसिटी डिसकंटिन्यू होने पे एक्सेस कैपेसिटी ए की जो रिलीज हुई वो है 40,000 आवर्स, क्योंकि 10,000 यूनिट्स बनती थी और 4 आवर्स लगता था एक यूनिट को। सो टोटल कितनी, 40,000 आवर्स। सो टोटल 1,12,500 आवर्स किसके लिए रिलीज हो गए, डी के लिए रिलीज हो गए। सो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनेगी डी की, ऑफ डी 1,12,500 आवर्स।
ये रिलीज हुए, ठीक है, और डी की एक यूनिट को कितने आवर्स लगते हैं? देखिए आपका डी का दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया है रुपीस पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है रुपीस पर यूनिट में, और आपके पास ये भी दिया हुआ है रुपीस पर आवर। तो आपके पास ये निकल जाएगा कि एक यूनिट को कितने आवर लगते हैं डी के, राइट। देखिए आपके पास दिया है ₹12 पर यूनिट लगता है डी का, और ₹3 पर आवर लगते हैं। तो कितने आवर्स लगते हैं एक यूनिट को? 4 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को, और टोटल कितने आवर्स है? 1,12,500 है। सो आपकी कितनी यूनिट बन जाएगी डी की? 1,12,500 डिवाइडेड बाय 4। क्यों? क्योंकि टोटल आवर्स है 1,12,500 और 4 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को, तो टोटल यूनिट कितनी बन जाएगी? 28,125, राइट। by 4 hours per unit. So total unit कितनी बन जाएगी? 28,125 units of D. ठीक है, अब आपको क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, राइट। स्टेटमेंट बनाना है किसका? प्रपोजल बी का, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे, अमाउंट लिखेंगे रुपीस में या पर्टिकुलर्स। तो ए की जो रिलीज कैपेसिटी है और स्पेयर कैपेसिटी है कंपनी की, उससे बनेगा प्रोडक्ट डी, राइट। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट किसका? प्रोडक्ट डी का, दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹60। देन लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किसका? प्रोडक्ट डी का, कितना? 28 + 12 + 6, डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड, कितना? 46। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? किसका? डी का, ₹14। ये क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 14 रुपीज लगते हैं एक यूनिट को, सो 28,125 यूनिट्स को कितने लगेंगे? 14 रुपीज आप कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं एक यूनिट से, सो 28,125 यूनिट से कितना अर्न करेंगे? 3,93,750 रुपीज, ठीक है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 1,05,000। सो प्रॉफिट कितना है डी का? 2,88,750, राइट। ये क्या आ गया? प्रॉफिट डी का। लेकिन आपको क्या निकालना है? पूरी कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है। तो डी का प्रॉफिट कैसे निकाला? सेलिंग प्राइस डी का, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट डी का, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया डी का। टोटल यूनिट्स कितने बनेंगे डी के? टोटल आपके पास आवर्स जितने थे डिवाइडेड बाय क्या किया? आवर्स पर यूनिट, तो निकला 28,125 यूनिट्स बनेंगे डी के इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है आपके पास डी का, तो आ गया प्रॉफिट 2,88,750। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट डी का प्रॉफिट हो गया। नाउ ऐड प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी। प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी कितना? 5,50,000 प्लस 5,40,000, राइट। सो ये कितना हो गया? 10,90,000। बी और सी का प्रॉफिट है, सो 10,90,000 प्लस 2,88,750। टोटल कितना हो गया? 13,78,750। ये क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। को समझा? डी के प्रॉफिट तक आपको समझा, और फिर कुछ नहीं करना है, बी और सी का प्रॉफिट ऐड करना है। ए का प्रॉफिट कहाँ गया मैम? ए डिसकंटिन्यू हुआ तभी डी बना, राइट। उसके बाद बी और सी का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट आ गया ₹13,78,750। ओके, अभी थर्ड प्रपोजल, थर्ड क्या बोलता है?
प्रपोजल थर्ड ये बोलता है कि ए, बी और सी जैसे बन रहे हैं उनको बनने दो, जैसे अभी बन रहे हैं उनको बनने दो, और जो स्पेयर कैपेसिटी है 20% स्पेयर कैपेसिटी है उसको आप क्या कर दो, रेंट पे दे दो। कैसे रेंट पे दे दे 20% कैपेसिटी को? ऐसे रेंट पे दो कि उसका प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर उतना आए जितना ओरिजिनल बजट में था, राइट। सो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ऐसे प्रपोजल 3 के लिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकलेगा। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में क्या बताना है, व्हाट proposal should be accepted if the company wants to maximize its profit। मतलब बेसिकली ऑफ कोर्स है ये कि अगर सिर्फ ये भी लिखा रहता है व्हाट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, तो जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा आपको वही प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, राइट। तो बेसिकली आप अभी सेकेंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, मतलब प्रपोजल सी, कि आप क्या कर रहे हैं, आइडल कैपेसिटी को हायर आउट कर रहे हैं। Right now proposal C, right, wait a minute, प्रपोजल सी में क्या करना है आपको, सी, ठीक है। आइडल अर्स आपने निकाला था कि 1,29,000 अर्स अगर 80% है तो 20% कितना होगा, राइट। 1,29,000 ये था ना, वेट अ मिनट, 100% 80% कैपेसिटी कितनी थी वो आवर्स में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, देख लेते हैं वापस। कितना स्पेयर आवर्स कैसे, 2,90,000, सॉरी 2,90,000 अगर क्या है 80% है, सो 20% कितना होगा, उतनी क्या है स्पेयर कैपेसिटी है, राइट। सो आइडल आवर्स कितने, 2,90,000, ये 80% कैपेसिटी है अगर, सो 20% कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी, 72,500 आवर्स। ये क्या हो गई, आइडल कैपेसिटी है, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पर लेबर और कितना है, देखिए क्यों, क्योंकि आपको आइडल आवर्स को रेंट पे देना है ऐसे कि प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर कौन सा हो, बजटेड जितना हो। तो बजटेड में प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर कितना होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पर लेबर आवर, ठीक है, बजटेड में। तो प्रॉफिट कितना आया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, मैं आपको ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ये आया प्रॉफिट 10,70,000 और लेबर आवर्स टोटल कितने, 2,90,000। ये तो आपने निकाले ही है कि टोटल लेबर आवर्स 2,90,000 है, ये 80% कैपेसिटी है, राइट। सो 10,70,000 डिवाइडेड बाय 2,90,000 कितना, 3.69। ये क्या है, प्रॉफिट पर लेबर आवर, राइट। ये क्या है, प्रॉफिट पर लेबर आवर 3.69। आपको ये मेंटेन करते हुए क्या करना है, रेंट पे देना है 72,500 आवर्स, ठीक है। अभी रेंट पे जब देंगे 72,500 आवर्स तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर 3.69। सो प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर कितना चाहिए आपको, रिक्वायर्ड कितना है, 3.69 आवर्स टू बी गिवन
ऑन हायर, कितने आवर्स देने हैं? 72,500. सो प्रॉफिट फ्रॉम हायर इज इक्वल टू 72,500 इंटू 3.69. आपको 3.69 रुपीज कमाना है 1 घंटे से. प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आवर कमाना है बजटेड वाला, ठीक है. प्रॉफिट फर्स्ट स्टेटमेंट से लिया 10,70,000 और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने? 2,90,000. ये हमने निकाला. दिस इज इक्वल टू 80% कैपेसिटी. तो प्रॉफिट पर डायरेक्ट लेबर आया 3.69 रुपीज 3.69 पर आवर. और आवर्स कितने हैं जो रेंट पे देने हैं? 20%. जो स्पेयर कैपेसिटी है वो रेंट पे देनी है. बाकी ABC तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे. तो 72,500 आवर्स इंटू कितना? 3.69. तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,67,525. ठीक है. ये प्रॉफिट फ्रॉम हायर आया. राइट. नाउ प्रॉफिट फ्रॉम A, B and C, क्योंकि अभी यहाँ पे A डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है. A डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, सिर्फ स्पेयर कैपेसिटी को हायर पे दिया है. तो कितना? 10,70,000. वैसे 10,90,000 होता है B और C का, और 20,000 लॉस है A का. सो 10,70,000. सो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 10,70,000 प्लस 2,67,525. कितना? 13,37,525. ये क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट किसका आ गया? प्रपोजल C का आ गया. ठीक है. स्पेयर कैपेसिटी प्लस ABC का प्रॉफिट. अभी थर्ड में आपको क्या पूछा है कि आपको कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. देखिए C में कितना प्रॉफिट है? 1337. राइट. 13,37,000 ये C का प्रॉफिट है. प्रपोजल B का प्रॉफिट कितना है? 13,78,000. सो प्रपोजल B का प्रॉफिट तो C से ज्यादा ही है. 1337 C का, 1378 B का. राइट. 13. अब A का देखते हैं कि 1378 से ज्यादा है या कम है. प्रपोजल A में ऑप्शन A और ऑप्शन 2 दो ऑप्शन है. ठीक है. तो ऑप्शन A में कितना प्रॉफिट है और ऑप्शन 2 में? ऑप्शन A में कितना प्रॉफिट है? 13,21,800. अगर क्वेश्चन का मतलब है ऑप्शन A, मतलब अगर सारे के सारे प्रोडक्शन की 28,000 C का अगर कॉस्ट बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस कम हो रहा है तो आपको प्रपोजल B एक्सेप्ट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे प्रॉफिट मैक्सिमम है. राइट. लेकिन अगर ऑप्शन 2 चूज कर रहे हैं, मतलब एजम्पशन है ऑप्शन 2 का कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन यानी 8,000 यूनिट्स ऑफ C में ही अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस कम होगा सिर्फ 8,000 यूनिट्स में, तो आपको प्रपोजल A एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट उसमें मैक्सिमम है. राइट. समझ में आया आपको कि अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, ये पूरे 28,000 यूनिट्स ऑफ C के लिए है, तो प्रपोजल B एक्सेप्ट करो क्योंकि फिर मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें है. लेकिन अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, वो सिर्फ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ C के लिए है, तो क्या करो? प्रपोजल A एक्सेप्ट करो बिकॉज उसमें क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट है. राइट. If in proposal A decrease in material cost and increase in selling price is for entire production of C, then accept proposal B. क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते ना. यह ऑप्शन A अजम्पशन है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एंटायर प्रोडक्शन के लिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस कम हो रहा है या सिर्फ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस कम हो रहा है. तो हमने दोनों ऑप्शन को एज्यूम कर लिया कि अगर ये ऑप्शन हुआ तो प्रॉफिट इतना है, अगर ये ऑप्शन हुआ तो प्रॉफिट इतना है. तो अगर एंटायर प्रोडक्शन के लिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस कम हो रहा है तो एक्सेप्ट प्रपोजल B बिकॉज
इट हैज मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट, उसमें ए और सी के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट है. बट इफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट एंड डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज फॉर incremental production of C, that is 8,000 units, then accept proposal A. फिर proposal A को accept कर लो. क्यों? because it has maximum profit. अगर ऑप्शन A ऑप्ट किया तब तो प्रपोजल बी ऑप्ट करो, ठीक है. अगर ऑप्शन ए के हिसाब से जा रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रोडक्शन में मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, तो प्रपोजल बी क्या है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है. क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है? प्रपोजल बी. लेकिन अगर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, तब क्या करो, तब एक्सेप्ट करो प्रपोजल ए, क्योंकि वो देगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट, राइट. तो हमने तीनों पार्ट आंसर कर दिए कि ए डिसकंटिन्यू होगा, बी और सी में से कुछ बनाना है या बी और सी इक्वली बनाना है, तब प्रॉफिट नहीं, पहला आपको क्या करना था कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना था ए बी और सी का एग्जिस्टिंग, राइट. फिर आपको क्या करना था, तीनों प्रपोजल इवेल्युएट करने थे और तीनों के लिए अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना था कंपनी का. मतलब प्रपोजल ए को इवेल्युएट करो, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ. बी को इवेल्युएट करो, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ. सी को इवेल्युएट करो, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ. प्रपोजल ए में दो अजम्पशन हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया, ठीक है. एक ही स्टेटमेंट में दो कॉलम बनाए, दोनों का प्रॉफिट निकाला, ठीक है. तो अभी आपको थर्ड में क्या करना था, बताना था कि जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट जिसमें ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, वो एक्सेप्ट करो. तो आपने बोला अगर ऑप्शन ए ऑप्ट किया प्रपोजल ए में, तो आपको क्या करना है, प्रपोजल बी चुन लेना है, ठीक है. क्योंकि 28,000 के लिए अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ी और सेलिंग प्राइस कम हुई, तो जो प्रपोजल ए का प्रॉफिट है वो बी से कम रहेगा. लेकिन अगर सिर्फ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए मटेरियल कॉस्ट बढ़ी और सेलिंग प्राइस कम हुई, तो क्या होगा, ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से ज्यादा होगा, राइट. तो आपने तीनों पार्ट कर लिए. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू अस. बाय बाय.